बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको लंदन से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब। सदीक साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, आपको मालूम तो है कि मैंने आपको क्यों आज दोबारा मदऊ किया है और हमारा ये जो आपको पाकिस्तान से इंक्लूड करना अपने प्रोग्राम में, उसकी एक खास वजह होती है हमेशा। तो आज की वजह सर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस काजी फायद ईसा नजरसानी अपील 10 रुकनी बेंच बना दिया गया है सर। और फिर एक और भी फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमसाया मुल्क से जिसका ताल्लुक है। हाजिर सर्विस जज को तौहीन अदालत के इल्जाम में सजा दी जा सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज CS करनान ने नरेंद्र मोदी के नाम खत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तौहीन अमेज इल्जामात आयद किए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत करार दिया और जज को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। सर यहाँ पर तो बहुत कुछ हो गया। चैम्बर में जस्टिस काजी फायजीसा साहब उठकर गए, आवाजें सुनाई दी वहां पे लोगों को, ऊंची ऊंची। वो किसकी आवाजें थी ये भी कोर्ट की गई कि किसने किसको क्या कहा। खैर, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा और ऑब्वियसली यू आर लॉयर एज वेल। तो सर ये तो बताएं कि अब क्या होने जा रहा है। जो फुल बेंच बनाया गया है वो भी डिटेल्स आपके पास हैं, वो भी शेयर करें हमारे साथ। और अब होगा क्या, क्योंकि अगर एक नज़ीर हमारे पास मौजूद है हमसाया मुल्क की, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या पाकिस्तान में हो सकता है? क्योंकि आज अदालत में भी आपको याद है आयरलैंड के मिसाल दी गई है इलेक्शन के हवाले से। तो मिसालें तो सर दूसरे ममालिक की दे दी जाती हैं। क्या ऐसी नज़ीर पाकिस्तान में मुमकिन है? जी सदीक साहब। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, आपने जिस फैसले का जिक्र किया है उससे कबल मैं बताता चलूं कि बुनियादी तौर पर 10 रुकनी बेंच था PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मकबूल बाकर, सबके नाम के साथ मंजूर अहमद मलिक, फैसल अरब, मजहर आलम खान, मियां खेल, सजाद अली शाह, सैयद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी एंड काजी मोहम्मद अमीन, ये जजेस थे 10 रुकनी बेंच। इसमें से एक जज रिटायर हो चुके हैं, फैसल अरब साहब। ये पॉइंट किया था काजी फायद ईसा साहब, बेगम सरीना ईसा साहब, और सब ने। हैरानकुन बात है, यानी कि सारे जजेस इंक्लूड होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 6 रुकनी बेंच का फैसला हम सब ने देख लिया कि जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये इस्तेहकाक चीफ जस्टिस चाहे सुन बेंच बना सकते हैं, लेकिन नजरसानी जिस फैसले की करनी होती है वही जज सुनता है। तो यहाँ तक तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें आ गई हैं। अब 10 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। मेरे तक इतला है कि गालबन 1 मार्च से उसकी हेयरिंग रख दी है। ये बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि और मैं आपको आगे चलने से यकम मार्च को इसकी हेयरिंग होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें जजेस जो है ना, जो कि डाइसेंट नोट जो दिया था जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, सॉरी जस्टिस बाकर, मकबूल बाकर ने और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने दिया था। और जस्टिस याया अफरीदी ने जो है ना जस्टिस काजी फायज़ा की दरखास्त खारिज की थी। उन्होंने उनकी दरखास्त ही खारिज कर दी थी, तो उसको नजरसानी क्या करना है या क्या नहीं करना। तो यहाँ जो फैसला जो यहाँ रिव्यू करने के हवाले से आया है, वो था FBR को भेजने के कॉन्टेक्स्ट में। तो FBR तो रिपोर्ट दे चुकी है, फैसला इंप्लीमेंट हो चुका है, उनके पास मनी ट्रेल नहीं है, वो साबित नहीं कर पाए। अब ये चीजें तो सारी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अब उसको नजरसानी क्या करना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल काम है नजरसानी के लिए। उस जजमेंट को रिव्यू करने के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा लिमिटेड स्कोप है, जजमेंट्स मौजूद हैं इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर ये तीनों जजेस जो तीनों जजेस साथ आए हैं और जस्टिस फैसल अरब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आए हैं, उन्होंने उस जजमेंट को रिव्यू क्या करना है। वो जजमेंट जो इंप्लीमेंट हो गई, जो हालात और वाकयात सारे सामने आ गए, अब तो मामला तो उससे ज्यादा खराब हो चुके हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो रीसेंट फैसला दिया है, डाइसेंट नोट जो दिया है, हम समझते हैं कि वो भी तौहीन अदालत भी है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का केस भी है। और तौहीन अदालत में इसलिए लफ्ज कह रहा हूं, आप चूंकि अब मैं मिलाएंगे आप CS नारायण के केस को, कि वहां पर यानी ये कहना कि हाजिर सर्विस जज को, आपने उस दिन एक मिसाल पूछी थी पिछले वीलॉग में,
तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तानी कोर्ट की मिसाल मौजूद नहीं है, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट आके सामने आ चुकी है। और नाज़रीन के लिए आसानी के लिए मैं बताता चलूं, वो बड़े मजेदार लफ्ज हैं जो जब उनको कन्विक्ट किया, 6 माह के लिए कन्विक्ट किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने के लिए सजा दी जा सकती है। और वो जो लफ्ज इस्तेमाल करनी है वो बड़े मजेदार है, वो आम आदमी के लिए पढ़ दें तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। वो 36वां पैरा है, 49 पेजेस की जजमेंट है। From the narration expressed in the preceding paragraph, we have no hesitation in concluding that the action of Shri Justice C.S. Karnan constituted the grossest and gravest actions of contempt of court. He has also committed contempt, in the face of the court. He is therefore liable to be punished for his unsavory actions and behavior. We are satisfied that he should be punished for his above action with imprisonment for 6 months. Order accordingly. और इसकी जमानत भी नहीं दी थी। अगले दिन जमानत जब उन्होंने फाइल की थी तो ये रिकॉर्ड की चीजें सारी मौजूद हैं। और वो खत लिखा था नरेंद्र मोदी को, जिसमें जजेस के बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया था। यहाँ तो एक ऑर्डर, और उस ऑर्डर के जरिए बाकायदा आपने लार्जर बेंच के एक ऑर्डर का 5 रुकनी में से 4 रुकनी बेंच ही मान ले, आपने सेट असाइड करना, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इलीगैलिटीज की बात की है। तो सिंगल जज की हैसियत से आप ये नहीं कर सकते। अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने आप इस मामले को टेक अप करती है या इस मामले को तौहीन अदालत के अंदर। मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ के हवाले से, और आपने एतजाज एहसन साहब की बड़ा वाज़ेह तौर पर इस मामले में हम न्यूज पे चला था, वो क्लैरिटी के साथ देख लिया। कल कामरान खान साहब के साथ अनवर मंसूर साहब जो साबका अटॉर्नी जनरल है, 2 दफा जज भी रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर यही जजमेंट को कोट किया उन्होंने, और कहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है। ये जो तकसीम का एक अमल, जो ये बातें हवा में चल रही है ना, ये बड़ी नुकसान दे रही हैं। और जस्टिस काजी फाइज साहब अगर देखा जाए उनकी किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं बनी। अनवर ज़हीर जमाली से अगर उठाकर देख लें, उनके बाद खोसा साहब आए थे, हम और जस्टिस साकिब निसार साहब आए थे, और इस वक्त जस्टिस गुलजार साहब हैं। अगर इन सबको देखें और फिर उस तरह के जो रिमार्क्स या जो देते रहे हैं और जो बात करें, यानी एतजाज साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बात की कि एक तो उन्होंने कहा कि ये कंप्लेनेंट बन गए, इन्हें वहां पर ये देने ही नहीं चाहिए था, अनसोलिसिटेड डॉक्यूमेंट से जो खुद वेरीफाइड नहीं थे। और एक बात जो देखे ना, बड़ी तकलीफ दे बात है मेरे लिए, बड़ा यानी मैं बड़ी मुश्किल से डरते डरते हुए लफ्ज कह रहा हूं कि यहाँ लोग उठा रहे हैं कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी तो हुदैबिया पेपर से बड़ा ट्रांसपेरेंसी का केस क्या था, सवाल उठाते ना लोग। और लोग जब मीडिया की आजादी के जब हाथ उठाकर, यानी आप अंदाजा लगाएं, कोर्ट के अंदर हाथ उठाकर कहते हैं मीडिया आजाद है या नहीं आजाद है, तो वो लोग जिक्र करते हैं कि हुदैबिया केस की रिपोर्टिंग रोक दी गई थी। अब ये देखे ना, ये सवाल तो फिर लोग करेंगे ना, जो बड़ा मुश्किल है। और वो अपना ये सारी चीजें अब आपके सामने है, मुश्किल हालात है। डिपेंड करता है आगे मामलात और हालात किस तरफ चलते हैं। ये राय है, और ये जजमेंट के ऊपर ये सारी चीजों को सामने रख के कोशिश की है फिर कमेंट करने की। सर मेरा ख्याल है कि बहुत सारी आपने पहलू बड़े वाज़ेह कर दिए, और अब इस चीज में अब हमें इंतजार करना होगा 1 मार्च को क्या आता है, क्योंकि बड़ा तवक्को की जा रही थी। उधर से एफबीआर की रिपोर्ट भी, उसकी भी रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है। 7 माह का टाइम दिया गया था, तो वहां पर भी रिपोर्ट आ चुकी है ना इरफान हाशमी साहब, रिपोर्ट बाकायदा आ चुकी है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक इजलास भी हो चुका है। अच्छा, इस हवाले से यही कहा था। और देखे ना, मिसेस सरीना ईसा ने इनकम टैक्स की रिटर्न 2019 में गालबन दाखिल की थी, 2019 की, और 2000 अपना ना 2000 गालबन 2020 में शायद दायर की, 2020 में गालबन दायर की थी, 2019 की और 2020 की। और उस अरसे में देखें होता क्या है, जरा समझ लीजिएगा। आप हैं टैक्स असेसी, आपने जिस साल जायदाद खरीदी है ना, तो उस साल टैक्स में रिटर्नों में डिक्लेयर करना है। आप नहीं डिक्लेयर करते तो वो कंसीलमेंट कहलाती है। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आपने सोर्स बताने हैं। अब सोर्स जो रकम के हवाले से, पैसे शिफ्टिंग के हवाले से आपने बाकायदा वो प्रॉपर्टीज जाके पॉइंट आउट भी कर दी थी, मुझे याद है, मैंने आपके वीलॉग देखे थे। तो वो सारा सेटिस्फाई करना था।
वो सेटिस्फाई नहीं कर सके, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके, कहते रहे एग्रीकल्चर इनकम है, अब एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स के तहत एग्जाम्प्ट है, अगर एग्जाम्प्ट है तो आपको मुतलका कॉलम में डिक्लेयर करनी और क्लेम करना होता है कि ये आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है। तो ये सारे वो चीजें हैं। इनकम टैक्स की फाइनल जो रिपोर्ट है ना, वो बाकायदा 9.5 करोड़ के करीब गालबन, मेरा ख्याल है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है इस वक्त, कि वो सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब ये सारी रिपोर्ट आ चुकी है। अब जो वो कहते थे कि हमारे पास मनी ट्रेल है, ये चीजें सारी मौजूद है, अब ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड पे आ गया हुआ है, तो अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं बासियत कानून के ताबिया, यानी उस जजमेंट को रिव्यू क्या करना चाहते हैं, यानी उसमें तो देखें सदारती रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दे दिया, वो कह दिया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का के पास एक एविडेंस आ चुकी है, वो आंखें बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल को अपने सुओ मोटो सारे मामले को लेकर दे सकती है, और कोर्ट ने ये मामला सुप्रीम भिजवा दिया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। और बड़ी फेयरनेस में देखें कि आपके पास अगर डिटेलें मौजूद है, मनी टेल मौजूद है, डरने की क्या जरूरत है, बिल्कुल आप सही है, जाए बिल्कुल सही है। क्लियर कर दें। दूसरी खबर भी है डस्का के हवाले से, वहां पर भी एक जो चीज समझने वाली है सदीक साहब, नून लीग पहले कहती रही कि 20 पे यानी जिन स्टेशंस का, पोलिंग स्टेशंस का मामला था, वहां पर इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, क्योंकि अब उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। तो उन्होंने अब मुतालबा शुरू कर दिया है कि पूरे इलेक्शन को, पूरे हल्के के इलेक्शन को दोबारा करवाया जाए। तो इस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि कुछ ऐसे हलकों का तो कहा गया है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से भी कि जनाब ये हल्के, ये जो स्टेशंस हैं यहाँ पर रिपोर्ट ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन कुछ ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर मुझे शक है या सबूत तो नहीं है, लेकिन खैर उन्होंने ये जरूर कहा कि इनकी लोकेशन चेक करवाई जानी चाहिए थी, ये कहाँ रहे, क्या हुआ, ये सब चीजें मौजूद हैं। सर अब क्या होगा? आपको एक तो ये नून लीग का जो स्टांस है इस पर कमेंट कर दीजिएगा, और आप किस तरह देख रहे हैं, खबरें क्या कह रही हैं सर? देखिए, बुनियादी तौर पर जो बात समझने वाली है, मेरे सामने ये खत है 21 फरवरी 2021 का, रिटर्निंग ऑफिसर सियालकोट के हैं। इनका ताल्लुक नारोवाल से है और ये बड़े करीबी समझे जाते हैं एहसन इकबाल के। और आप जरा चीज को समझिएगा कि एहसन इकबाल वहां क्या कर रहे थे। पीटीआई तो बड़ी शरीफ साबित हुई। मैं तो समझ में आया, मुझे खुद हैरानगी हुई, इन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं आते हैं। यानी उस्मान डार का इस्तीफा दे दिया और इनके बंदे वहां को नजर ही नहीं आए। वहां पर देखें, राणा सनाउल्लाह उन्होंने जाके डेरे लगाए हुए थे। एहसन इकबाल वहां मौजूद था, जावेद लतीफ वहां पर मौजूद था, उस्मा बुखारी, चेहरे सारे नजर है, तस्वीरें सारी जल चुकी हैं वहां पर। तो ये इलेक्शन कमीशन को ये धांधली नजर नहीं आई। इलेक्शन कमीशन को तो ट्रांसपेरेंसी में देखना है, वहां कुछ ही है। और उन्होंने जो बैठ के प्लानिंग की, आपने 2 वीडियो सामने आई, एक वो काला सा यूनिफॉर्म पहना हुआ था रिटर्निंग अफसर ने, और वो बकायदा अपनी वीडियो बना रहा है सामने दिखाने के लिए। और इसी तरह जो दूसरा साहब थे दाढ़ी वाले साहब, वो 2:30 बजे के करीब उनकी वीडियो बनाई गई, कहा गया, और उसके फौरन बाद मीडिया वाले भी आ गए, स्पेशल ब्रांच से बंदे आए थे। तो वो नजर आ रहा है कि उन्होंने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की। और वैसे अगर हल्का देखें आप, 1,01,000 वोट है, वो वोट लिया नौशीन साहब ने, उनके वाले साहब ने भी 1,01,000 लिए थे वोट, तो वोट तो उनके उतरे ही हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ने गालबन, अगर इन नहीं, वैसे तो 23 पोलिंग स्टेशन कहा था, ये 18 पोलिंग स्टेशन है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखे हैं। अगर हम उसको देखें तो 18 के अगर वो व्हाट्सएप पे रिजल्ट आ चुके थे और चीजें सारी उनको कंपाइल करके वो 1,08,000 या 1,07,000, तो अगर देखा जाए पीटीआई तो इस हवाले से जी चुकी। असद जब अपना मलिक साहब का पुराना हल्का चला आ रहा है और मैंने पूरा कंपैरिजन सारा देखा है, और जहां पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर काफली के सारे वोट पीटीआई को आ चुके हैं। अब ये सारी चीजों को अगर सामने रख के देखें, मरियम नवाज साहब कहती मैं इलेक्शन जीत गई, अब तो असूली तौर पर तो री पोलिंग का सिर्फ और सिर्फ 18 स्टेशन का कहा है उन्होंने। और इलेक्शन कमीशन के सामने केस अब जो बनाया मरियम नवाज साहब ने, चूंकि इलेक्शन वो हार चुकी हैं और ये इलेक्शन बड़ा अहम है। वजह क्या है, सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, अब्दुल हफीज शेख साहब और अपना यूसुफ साहब गिलानी साहब कैंडिडेट है पीडीएम के, तो वो जिताना चाहते हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर सके। आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आप डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती, लेकिन तहरीक अदम एतमाद को सामने रखकर देखें तो वहां डिफेक्शन क्लॉज लागू होती है। तो इसलिए ये हल्का बड़ा है। मैं जो समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने भी कह दिया है कि री पोलिंग के हवाले से जाए, री पोलिंग अगर करानी है 18 की वो करवा लें। इलेक्शन कमीशन साहब ने आज कुछ बता नहीं सके, एविडेंस दे नहीं सके, चीजें कुछ और वो जो वीडियो कुछ जारी भी हुई थी वो वजीराबाद की निकली, आप हैरान रहेंगे। अब ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड के अंदर है। धांधली तो अगर देखा जाए, मुझे जो बाजार नजर आ रहा है पीएमएल वाला, पीटीआई को तो अभी तजर्बा ही नहीं है इतना कि ऐसे माफिया के साथ लड़ना कैसे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर। ये आखिरी जो बात आपने कही है ये बहुत जबरदस्त बात है।
यहाँ पर ब्रॉडशीट ने 20,000 पाउंड दिए हैं, हक हलाल की कमाई शरीफ खानदान की उन्हें मिली है, और यकीनन वकला को मिली है, उन्हें मिली। ऑब्वियसली वकीलों ने भी तकाजा किया होगा ना कि जनाब हमारा खर्चा हुआ था, कौन देगा? उन्होंने कहा ठीक है, हम वहां से क्लेम करते हैं। तो खैर उन्हें कॉस्ट उन्हें मिल गई है, दरखास्त वापस ले ली गई वगैरह वगैरह। तो सर माफियाज हैं, बिल्कुल आपने ठीक। एक बात बताता चलूं, यहाँ जो कि आपने बात कर दी है, बासियत वकील बता दूं, यहाँ शामियाने बाजार, ओ भाई कॉस्ट मिलती है, पाकिस्तानी निजाम के अंदर भी मिलती है। तो यहाँ पर अगर खर्चा एक बंदे ने काम किया है, कोर्ट के आना, जो कि वहां पर लॉ बड़े सख्त हैं, वहां काम हो रहा है, तो ये कोई ये खून पसीने की कमाई आपने बड़ी जबरदस्त कही है यार। ये देखा यार, ये तो भीख है यार, ये वसूली तौर पर अगर मुझसे पूछते हैं तो ये आई कांट भीख है। आई यार कांट अगर आई ये कांट से क्लेम दैट। करके हालत उनकी ये हो गई है। आई कांट से दैट, लेकिन 20,000 पाउंड चाहे होते या 2 पाउंड भी हैं, उनका खर्चा है सदीक साहब, तो लेने देना क्या मसला है? ब्रॉडशीट ने दिया या किसी ने भी दिया, तो ब्रॉडशीट ने पैसे दिए नहीं, हैं, 20,000 पाउंड दिए। ये कोई केस हारने के हवाले से बात नहीं है, ये तो भाई वो नहीं, आपने केस तासुर तो वापस। ये दिया जा रहा है। आपने ट्वीट नहीं देखे? आप तो ट्वीट्स मैं देखें। कह रहा हूँ कि यार झूठ इतना बोलो, फिफ्थ जनरेशन वार और तरीका वारदात यही है कि तासुर यही दिया जाना है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। सर चलें, फिफ्थ जनरेशन वॉर है, लेकिन जो लोग लिखते हैं लेने के देने पड़ गए। बात यह है कि कॉस्ट तो दोनों की तरफ से आनी है, अदालत जाने की, केस तैयार करने की, पर आवर चार्ज किया जाता है, वकील के पैसे होते हैं, फिर फीस तय की जाएगी, सब कुछ होगा ना। तो वो कॉस्ट तो देनी थी कि जनाब ठीक है आपने दरखास्त वापस ले ली, भाई हमारे दरखास्त का क्या, हमारे खर्चे का क्या? उन्होंने कहा ठीक है आपको दे देते हैं। खैर माफियाज की सर मैं बात कर रहा हूँ, अपनी वीडियो का इख्तिताम हम इस बात से करेंगे, माफियाज काम कैसे करते हैं। आपने सही कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला माफियाज के साथ है, और इन्हें पता नहीं आ रहा कि किस तरह, किस महाज के ऊपर किस तरह लड़ना है, किस तरह कोशिश करनी है, किस तरह जीतना है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हर जो सोशल स्टार्टा है हमारी सोसाइटी का, हर जगह के ऊपर माफियाज मौजूद हैं, जो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, खबरों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, निजाम को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तैयारी करनी चाहिए और सीखना चाहिए इस पूरे प्रोसेस से, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। 18 पोलिंग स्टेशन जिसका जिक्र किया गया, पहले इन्होंने खुद 23 का कहा और अब वो पूरी उसका तकाजा कर रहे हैं। तो ये यू टर्न मरियम नवाज की तरफ से, नून लीग की तरफ से जो बार बार लिए जा रहे हैं, ये इनकी जमात के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, और कौम के सामने असल हकायक आ रहे हैं इनकी अपने ऐसे इकदामात की सूरत में। व्यूअर्स अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।